शिंतो धर्म कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये वेद की तरह था, एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर सुन के। शिंतो रिलीजन एक ऐसा रिलीजन है जो जापान पे ही शुरू हुआ था। इसको ईस्ट एशियन रिलीजन भी कहते हैं। इस धर्म के अनुसार वहाँ पे जो लोग होते थे वो पूजा करते थे किसकी? मेडन्स की। अब मेडन्स कौन है? मेडन एक लड़की होती है जो भगवान और इंसानों के बीच एक मीडिया की तरह काम करती थी। लोग इन मेडन्स को भगवान समझती थी और मेडन का काम होता था उनके जो भगवान है उसको पूजा करना, उसको अच्छे से रखना। शिंतो का मेन काम ही था पूजा करना नेचर का, यानी प्रकृति की पूजा करना, यानी द नेचर इज गॉड। और इसमें बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे कहावतें भी है, उस पर मैं डिटेल्स बाद में जाऊंगा। अगर अब मेडन्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो एक मांगा मेरे पास है उमिनो मिसाकी, इसको पढ़िए, आपको पूरी तरह से मेडन्स के बारे में पता चल जाएगा। शिंतो धर्म में वो मेडन्स जो भगवान की पूजा करती थी उसको ही बोलते हैं ड्रैगन गॉड या फिर फॉक्स गॉड। अभी ड्रैगन गॉड या फॉक्स गॉड क्या है? जी हाँ, वेदरिंग विथ यू में भी आपको मिल गया होगा इसका जवाब। ड्रैगन गॉड होते हैं बारिश का भगवान, यानी जो बारिश लाता है, और फॉक्स गॉड होते हैं जो बारिश रुकवाता है। अब ड्रैगन गॉड जो लीडर है, फॉक्स गॉड जो लीडर नहीं है, ये इस मूवी पे थोड़ा सा हमें बताया गया है। चलिए लौट के आते हैं मूवी पे। जी हाँ, माकोतो शिनकाई की एक और मूवी रिलीज हुआ 2019 में, वेदरिंग विथ यू टेनकिनो। इसका मतलब होता है चाइल्ड ऑफ द नेचर गॉड। अब कहानी शुरू से पहले यहाँ पे माकोतो शिनकाई जो ट्रेडमार्क मूवी साइन होते वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले ही दिखाएगा वेदर का सीन, उसके बाद सीधा दिखाएगा लड़की की इंट्रोडक्शन 2 मिनट या 3 मिनट तक। उसके बाद सीधा चला जाएगा लड़के की तरफ, लड़के का जिंदगी कैसा है, कैसा चल रहा है उसके तरफ। उसके बाद फोकस जाएगा सीधा लड़के की हालत कितना खराब है या फिर वो कितना स्ट्रगल कर रहा है। और उसके बाद किस्मत से लड़की और लड़के का मिलना, दोनों के बीच थोड़ा बहुत प्यार, जो प्यार कभी सामने नहीं आता वो सिर्फ दर्शकों को ही समझ आता है। उसके बाद लड़के को बेबस हो जाना और फिर लड़की को अचानक गायब हो जाना, फिर रियूनियन होते हैं, मतलब दोनों मिलता है पर वो प्यार और मिठास नहीं रहता। उसके बाद शिनकाई हमें दिखाते है कि रियलिटी यानी कड़वी सच्चाई आज के ज़माने की। ये होता है ट्रेडमार्क स्टाइल ऑफ माकोतो शिनकाई मूवी। बीच में बहुत सारा खूबसूरत खूबसूरत प्रकृति की जो रूप होते हैं हमें देखने को मिलती है, चाहे वो सनसेट हो, सनराइज हो, बारिश की मौसम हो और खूबसूरत सूरज की किरणें हो, हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। अब आते हैं मूवी की असली रिव्यू में। जी हाँ, ये मूवी भी बाकी मूवी की तरह ट्रेडमार्क स्टाइल में शुरू होता है और कहानी बहुत ही सिंपल और सीधा है, क्योंकि ये मूवी बेस ही है वो ड्रैगन गॉड और फॉक्स गॉड की जो कहानी है उसके ऊपर। तो इसमें ज्यादा कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, बस उस चीज को 2019 में कैसे लगता है उस पर ट्रांसफर किया हुआ है। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की जिसके पास बारिश रोकने की क्षमता है, यानी द फॉक्स गॉड। उसके बाद हमें सीधा देखने को मिलता है हमारे हीरो यानी होदाका। वो घर से भाग के आया है और उसका जान बचाता है सुगा, यानी केइसुके सुगा। पर वो एक 16 साल का लड़का है तो उसको कोई काम नहीं देता। मजबूरी में उसको सुगा के पास वापस आना पड़ता है, जो एक मैगजीन चला रहा होता है और मैगजीन बहुत ही स्ट्रगलिंग पॉइंट पे है और मैगजीन के लिए चाहिए एक खास सनसनी सी खबर, और वो है सनशाइन गर्ल यानी हरे उन्ना की खबर, जो वेदर को मैनिपुलेट कर सकती है, मतलब कंट्रोल कर सकती है। अगर आपने बाकी एनिमेस देखा हो तो मैं बोलूँगा वन पीस पे जो नामी होती है सबसे सामने आती है कि जो वेदर को कंट्रोल कर सकती है। तो सिर्फ यही नहीं जो पहले कैरेक्टर जो वेदर को मैनिपुलेट कर सकती है, इसके पहले भी हमने बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स देखे हैं जो वेदर को कंट्रोल कर सकती है। केइसुके के साथ एक और लड़की काम करती है जिसका नाम है नत्सुमी, और बाद में पता चलता है कि वो सुगा की भतीजी है। उसके बाद एक ट्रेजेडी होता है, होदाका को मिलता है एक बंदूक गन जो लोडेड है और उस बंदूक से वो हिना को बचाता है। हिना जो मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी, होदाका को एक बर्गर देती है फ्री में, पर उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट की काम करने लग जाती है, वो भी अंडर एज में, और किसी तरह बंदूक दिखा के होदाका उसको छुड़ा लेता है। फिर होदाका को पता चलता है कि हिना सच में एक सनशाइन गर्ल है जो वेदर को मैनिपुलेट कर सकती है, मतलब वेदर को काबू कर सकती है। और इस पावर को काम में लगा के होदाका शुरू करता है एक बिजनेस, जी हाँ, बारिश को हटाने का बिजनेस, कि हम आपके लिए सूरज की किरणें लाएंगे, बदले में हमें पैसे चाहिए। और उसके बाद होता है पैसों की बरसात, क्योंकि ये काम इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये काम करते 3 लोग, होदाका, हिना और हिना का छोटा भाई नागी।
और नागी भी लड़कियों में बहुत मशहूर है। उसके बाद कहानी में 3 नया ट्विस्ट आते हैं। पहला ट्विस्ट आता है होदा का, जो बंदूक से हिना को बचाया था। वो जो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में छप जाता है और पुलिस उसको ढूंढने लगता है। चारों तरफ पुलिस जाके पूछताछ करने शुरू कर देते हैं और सबसे पहले पुलिस जाता है सुगा के घर। सुगा, ये है सेकेंड ट्विस्ट। सुगा अपने वाइफ से बहुत प्यार करता है जो मर चुकी है, और उनकी एक बेटी भी है, छोटी सी बेटी जिसको एस्थमा की बीमारी है, और सुगा अपने बेटी की कस्टडी चाहता है। लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है उसके। तीसरा ट्विस्ट वो है हिना। जितना ज्यादा वेदर के साथ खिलवाड़ करोगे, छेड़छाड़ करोगे, उसके कीमत भी बहुत बड़ा होता है। हिना ट्रांसपेरेंट होने लगती है, यानी उसकी शरीर जो है गायब होने लगती है। अब ये जब 3 ट्विस्ट एक साथ शुरू होती है, कहानी पे एक नया मोड़ आ जाती है। होदा का, हिना और उसका भाई तीनों मिलकर पुलिस के डर से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ आसमान पे वेदर बहुत ही गलत हो जाता है, यानी सामान पे बर्फ गिरती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी तूफान आने लगती है। फिर हिना अपनी कर्तव्य निभाती है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, कुर्बान कर देती है, ताकि वेदर पहले जैसा ठीक हो जाए। इस बात को सुन के होदा का भागते भागते पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे हिना को पहली बार ताकत मिली थी सनशाइन गर्ल बनने की। पर बीच में आ जाती है पुलिस, और पुलिस को टक्कर देने के लिए सुगा और उसकी भतीजी नात्सुमी दोनों मिलके कड़े मुकाबला करते हैं, और आखिर में हिना और हिदा को मिल जाते हैं आसमान पे। दोनों लौट आते हैं। अब हिना के अंदर से पावर चले जाती है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे नहीं दिखाया। फिर टाइम स्किप हो जाता है, दोनों ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वापस आते हैं और फिर दोनों एक साथ मिलते हैं। ये है कहानी। मैंने कहानी तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब थोड़ा टेक्निकल एक्सपेक्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले आते हैं स्टोरी में। स्टोरी जैसे मैंने बताया आपको, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, 1 लाइन स्टोरी है, मतलब स्ट्रेट है, कोई इधर उधर का ट्विस्ट है नहीं इसमें। ड्रैगन गॉड और फॉक्स गॉड की जो कहानी है अच्छे से दिखाया गया है, और थोड़ा बहुत ट्विस्ट दिखाने के लिए पुलिस को इन्वॉल्व किया गया है, इतना ही। डायलॉग्स भी बहुत ही बढ़िया है इसमें, क्योंकि हर एक डायलॉग आप समझ पाते हैं, आप रिलेट कर पाते हैं, और एक जो टीनेजर के जो डायलॉग होते हैं यूजुअल जापान पे, वही इस्तेमाल किया गया है। हाँ, कुछ कुछ डायलॉग्स इतने आपको हंसाएगा नहीं, पर ओवरऑल बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स है। स्क्रीन प्ले, जी हाँ, स्क्रीन प्ले माकोतो शिनकाई का हमेशा से ही थोड़ा बहुत स्लो रहा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि माकोतो शिनकाई ज्यादा से ज्यादा वेदर, नेचर, प्रकृति पे ही ध्यान देता है। तो प्रकृति की जो खूबसूरती होती है, जो आम आदमी देख नहीं पाता, जो हम देख नहीं सकते, प्रकृति के जो खूबसूरत हिस्से होते हैं, वो इतने खूबसूरत तरीके से हमारे सामने पेश किया जाता है, जैसा लगता है कि हम स्वर्ग में हैं या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पे है। तो स्क्रीन प्ले तो वीक होने के बावजूद भी बहुत ही बढ़िया है और हमें बांध के रखता है। कैमरा एंगल, जी हाँ, कैमरा एंगल पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह से 3D यहाँ पे इफेक्ट किया गया है कुछ कुछ जगह पे, हमें लगता है कि कुछ कुछ जगह पे कैमरा एंगल बेटर हो सकता था, जिस तरह से हमारे आंखों को तकलीफ ना हो। हाँ, जिस तरह से वेदर को दिखाया गया है, प्रकृति को दिखाया गया है, कमाल का था, हमारे आंखों को सुकून मिलता है। पर बहुत सारे जगह पे कैमरा एंगल नीचे से ऊपर दिखाया गया है। मुझे लगता है 3D करने के लिए जो किया गया है टेक्निकल कैमरा के साथ छेड़छाड़, उसमें थोड़ा सा आंखों को हमें हार्ड होता है, खास करके जो सबटाइटल्स पढ़ के मूवी को देख रहा होता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कैमरा एंगल नीचे से ऊपर ज्यादातर दिखाया गया है, शायद 3D करने के चक्कर में ऐसा हुआ है। उसके बाद एडिटिंग बहुत ही बढ़िया है और साफ सुथरा एडिटिंग है। इसका जो सिनेमाटोग्राफी है रियोसुके ने किया है, और माकोतो शिनकाई रियोसुके बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों मिलकर एडिटिंग भी किया है। बहुत ही कमाल की एडिटिंग है और 10 में से 10 मिलता है एडिटिंग को। उसके बाद एनिमेशन, माकोतो शिनकाई के एनिमेशन के बारे में मुझे कुछ बताना है नहीं, बहुत ही बड़ी एनिमेशन है। बस कुछ कुछ जगह पे जो 3D इफेक्ट दिया गया है उससे इमोशन थोड़ा सा कम हुआ है, पर ओवरऑल मैं 10 में से 9 दूंगा एनिमेशन को, क्योंकि माकोतो शिनकाई के एनिमेशन लाजवाब होते हैं और इसमें भी लाजवाब है। अब आते OST यानी ओरिजिनल साउंड ट्रैक या फिर BGM, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरफ। बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे थोड़ा सा ढीला है और थोड़ा सा कमजोर भी है। यहाँ पे बहुत सारे गाने आपको सुनने को मिलेंगे, 3 या 4 गाने भी है और बहुत ही बढ़िया है। पर जो म्यूजिक है वो एक ही तरह का म्यूजिक है जो हर वक्त बजते हैं। म्यूजिक का कोई वैरायटी है नहीं, जो कॉमेडी के लिए कॉमेडी म्यूजिक, एडवेंचर के लिए एडवेंचर म्यूजिक, या फिर जो घर में है उसके म्यूजिक, या फिर सैड वाला म्यूजिक, सारे में एक ही म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए जब आप कॉमेडी सीन देख रहे हो उसमें भी आपको लगता है कि कोई ना कोई हादसा होने वाला है, कोई ना कोई डिप्रेशन मूवमेंट आने वाला है। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं उदास हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। इसमें से मैं 10 में से 7 दूंगा बैकग्राउंड म्यूजिक को। अब आते हैं ओवरऑल एंजॉयमेंट में। ओवरऑल एंजॉयमेंट में मैं बोलूँगा कि इसका वीक पॉइंट, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कहानी,
इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डिजाइनिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसके एनिमेशन, इसके एडिटिंग स्किल और साथ ही साथ जिस तरह से माकोतो शिनकाई ने एक छोटी सी प्यारी सीधी सादी कहानी को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तारीफ के हकदार है हमारे माकोतो शिनकाई सर। इसका वीक पॉइंट क्या है? इसका वीक पॉइंट ये है कि इस कहानी पे स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि होदाका घर से क्यों भागा। बस उसने कहा कि उसको सफोकेटिंग होती है, मैंने घर में अच्छा नहीं लगता। ये इंडिकेट करता है कि जापान पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, क्योंकि 16 साल की उम्र पे लड़के को घर से भाग के आना ये कोई आम बात नहीं है, और ये शायद बहुत सारे बच्चे को भी उत्सुक करेगा कि घर से भाग जाओ। तो ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। उसके बाद हिना को प्रोस्टिट्यूट दिखाना, ये भी थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, जबकि उसे 15 साल के बाद में पता चलता है। ये भी थोड़ा सा सही नहीं किया। उसके बाद वो बंदूक का इस्तेमाल, अगर वो बंदूक को दिखाना ही था तो क्यों दिखाया? पुलिस का इसमें इन्वॉल्व होना, जहाँ पे आखिर तक पुलिस का इसमें इतना कुछ खास रोल है नहीं, और बंदूक का भी कोई पता नहीं बंदूक कहाँ से है, किसका है, किस तरह का उसका रोल है, ठीक से नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा हमें होदाका और हिना जो मेन कैरेक्टर है, इनके बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इनके मॉम डैड, इनके जो बैकग्राउंड स्टोरी है हमें कुछ नहीं पता। बस एक भाग के आई है और एक अनाथ है, अपने भाई के साथ रहती है, इतना ही हमें पता है। तो कहानी में थोड़ा सा होल है। पर हाँ, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि कैमियो, किस तरह कैमियो? जी हाँ, योन ने देखा है तो वहाँ पे दो जो जोड़ी थे वो दोनों को फिर से आप देख पाएंगे छोटे से कैमियो के रोल पे इस मूवी पे। तो ये रहा मूवी का छोटा सा रिव्यू। आप आते हैं मूवी के इनर मीनिंग या फिलोसॉफी की तरफ। जी हाँ, इस मूवी को जो फिलोसॉफी या फिर थियोरी है, इतना ही है कि जापान पे जो कुछ साल पहले सुनामी और अर्थक्वेक आया था, यानी भूकंप आया था, उसके ऊपर बेस करके ये मूवी है कि हम प्रकृति के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं उसके फलस्वरूप हमें क्या भुगतना पड़ता है। हम साइंस को इतना आगे ले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इतना आगे ले जा रहे हैं। याद रखना, जापान की टेक्नोलॉजी हमारे भारत से बहुत आगे है। तो फिर उसी चक्कर में हम अपनी असली जो ट्रेडिशन है, नेचर को पूजा करना, प्रकृति को भगवान मानना, वो हम भूले जा रहे हैं। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने स्वाद के लिए प्रकृति के मजे ले रहे हैं। इस मूवी पे यही दिखाया गया है कि लोग अपने स्वाद के लिए बोल रहे हैं कि बारिश को रोक दो, अपने स्वाद के लिए बोल रहे हैं कि बारिश को थम दो, किसी को खेलना है, किसी को बर्थडे पार्टी मनानी है, किसी को रेस खेलना है। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है आखिर में, जब वेदर पागल हो जाता है। इसी वजह से कि साइंटिस्ट जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और माकोतो शिनकाई का एक छोटा सा मैसेज था उनके लिए, या फिर पूरे जापान के लिए, या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए, कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। प्रकृति हमारे भगवान है, उसके साथ कोई नहीं जीत पाया है, ना ही जीत पाएगा। चाहे विज्ञान जितना भी प्रोग्रेस कर ले, जितना भी अच्छे अच्छे गैजेट्स बना ले, प्रकृति के साथ कोई नहीं जीत सकता। ये इस मूवी का मैसेज है, और इसी वजह से इस मूवी को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से दिखाया गया है। इसमें कोई ट्विस्ट नहीं डाला है, ताकि सीधा सीधा दर्शकों को ये मैसेज मिले। तो फिर कैसा लगा आपको ये मूवी? मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, और मैंने बहुत ही मजे किए इस मूवी को देख के, जैसे मैं एक अलग दुनिया में खो गया था। इस मूवी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इस टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी प्रकृति को यहाँ पे भगवान दिखाया गया है, और प्रकृति के सामने कोई नहीं जीत पाएगा, ये बहुत स्पष्ट स्वरूप से हमें दिखाया गया है। इसमें स्पॉन्सर्स के नाम पे याहू है, गूगल है और मैकडोनल्ड है, ये जो मेरे नज़र में आया था। बाकी मुझे पता नहीं, जो जापानीज जो स्पॉन्सर्स है बहुत सारे हैं, नाम देखने को मिलता है, और तो फिर इससे पता चलता है कि कितने सारे स्पॉन्सर्स यहाँ पे स्पॉन्सरशिप किए हैं इस मूवी में। तो फिर उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। ये मूवी आप भी देखिए, एनिमे स्ट्रीमिंग लीगल साइट्स पे अवेलेबल है। ये मूवी आज से अवेलेबल हो चुका है। आपको कैसा लगा और ये रिव्यू कैसा लगा आपको कमेंट पे जरूर बताइएगा। और आपको कोई एनिमे मूवी या फिर कोई एनिमे सीरीज रिव्यू करवाना हो तो ज़रूर बताइए, मैं तो फ्री बैठा हूँ, देखूंगा और आपके लिए रिव्यू करूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये एनिमे करो, एनिमे करो, मैं ज़रूर करूंगा आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, घर में रहना, बाहर मत निकलना, और ये मूवी देखो, एंजॉय करो, मुझे दुआओं में याद रखो। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट। और हाँ, प्रकृति की कदर करो। बाय। thank you